अध्याय 3। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और बदलाव की जरूरत। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लगभग सभी समाजों में महिलाओं की स्थिति एक दोयम दर्जे के इंसान के रूप में रही है। उन्हें मर्दों के मुकाबले कमतर आंका जाता है। दुनिया भर के अधिकतर समाजों में महिलाओं को कई तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है क्योंकि इंसानी आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं से पूरा होता है। महिलाएं जब खुद को आधी आबादी कहती हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वे संसाधनों और अवसरों के बंटवारे में अपने आधे हक का दावा कर रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में भी पुरुषों के वर्चस्व वाली इस दुनिया में आधा तो दूर, संसाधनों और अवसरों में महिलाओं की हिस्सेदारी बेहद कम और शोचनीय है। भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। इसका प्रमाण विश्व आर्थिक मंच की वर्ष 2019 की लैंगिक असमानता रिपोर्ट की तालिका से मिलता है, जहां भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 साल की आयु वर्ग की कुल महिलाओं में 1/4 महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं, जिसमें से आधी से अधिक महिलाएं खून की कमी यानी अनीमिया से पीड़ित हैं। यह आंकड़ा बताता है कि हमारे समाज में मर्दों के मुकाबले औरतों को कम खाना मिलता है। घरों में छोटे बच्चों के बीच इस तरह के भेदभाव आसानी से देखने को मिल जाते हैं। लोग बेटी के मुकाबले बेटे के लालन पालन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग लड़कों को लड़कियों के मुकाबले ज्यादा पढ़ाते हैं। लड़कियों को बस इतने तक ही शिक्षा देने की जरूरत समझी जाती है ताकि वह घर परिवार संभाल ले और ज्यादा से ज्यादा कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। एक समय था जब हमारे देश में पति के मर जाने के बाद औरतों को सती मानकर आग में जिंदा जला दिया जाता था। समय के साथ यह प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन औरतों पर होने वाले जुल्म खत्म नहीं हुए। एक तरफ हमारे समाज में औरतों को देवी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें कभी डायन, कभी उल्टा तो कभी चरित्रहीन बताकर मार दिया जाता है। दहेज के नाम पर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। औरतों के ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तां यही खत्म नहीं होती। वो पैदा न हो इसलिए उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है। औरतों के खिलाफ होने वाले हिंसा के इन रूपों से तो हम वाकिफ हैं। आए दिन अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर इस तरह की हिंसा की खबरें दिखती रहती हैं। लेकिन औरतों के खिलाफ होने वाली हिंसा का एक बड़ा हिस्सा आज भी हमारी नजरों से ओझल है। आज भी उन पर खुलकर बात नहीं की जाती। आज पूरे देश में बलात्कार पर बात हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि हम सिर्फ घर के बाहर होने वाले बलात्कार पर ही बात कर रहे हैं। जो बलात्कार घर के अंदर होते हैं उन पर कौन बात करेगा? जो बलात्कार घर वालों के द्वारा होते हैं उन पर कौन बात करेगा? जो बलात्कार शादी के बाद पति के द्वारा होते हैं उन पर कौन बात करेगा? प्रश्न ये है कि आज समाज में महिलाओं की जो दुर्दशा है, गैर बराबरी की स्थिति है, या उन्हें एक शरीर, एक वस्तु की तरह समझने की जो सोच है, उसके जिम्मेदार कौन है? कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए पुरुष जिम्मेदार हैं और कुछ का कहना है इसके लिए महिलाएं खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जितना भी उत्पीड़न महिलाओं का होता है, उसके केंद्र में महिलाएं ही होती हैं। उदाहरण दिया जाता है कि दहेज के लिए सबसे ज्यादा प्रताड़ित सासी करती है। भ्रूण हत्या का प्रश्न आता है तो महिलाएं ही सबसे ज्यादा जोर देती हैं। और एक तर्क और आजकल प्रचलित है कि महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसे देखकर पुरुषों के अंदर उत्तेजना बढ़ने लगती है। मेरा मानना है कि भारतीय समाज में महिलाओं की इस चिंताजनक स्थिति के लिए मुख्यतः 3 कारण सामने निकल कर आते हैं: मनोवैज्ञानिक कारण, आर्थिक कारण और राजनैतिक कारण। जिसमें सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक कारण, या फिर ये कहें वह सोच, वह मानसिकता जो हमारे परिवारों में, समाज में या देश में महिलाओं को लेकर विकसित हो चुकी है। एक बात पर जरा गौर फरमाए, सभी स्त्रियों की संरचना एक जैसी होती है, लेकिन हमारी अपनी बहन के प्रति, जो कि एक स्त्री है, उसकी तरफ हमारा नजरिया कुछ और होता है, और दूसरे की बहन के प्रति जो हमारी सोच होती है, उसमें फर्क कैसे हो जाता है? उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि स्त्री तो स्त्री ही है ना। हमारी बहन की भी शारीरिक बनावट एक स्त्री की ही है, और जो दूसरी महिला है, उसकी भी शारीरिक बनावट एक स्त्री जैसी ही है। लेकिन वह कौन से कारक हैं जिनके कारण आपके नजरिए में फर्क आ जाता है? मैंने बहुत कम सुना है कि शराब के नशे में या पागलपन में किसी की दृष्टि अपनी बहन के प्रति विपरीत होती है।
क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमारे दिमाग में यह बात बिठा दी जाती है कि यह तुम्हारी बहन है, और धीरे धीरे जो हमारा सबकॉन्शियस है, जहां से हमारा माइंड ऑपरेट होता है, उसमें यह बात अच्छे से बैठ जाती है कि यह लड़की हमारी बहन है। शरीर पहले हरकत नहीं करता, पहले हमारा सबकॉन्शियस ऑपरेट होता है और फिर धीरे धीरे वह पूरे माइंड को अपने कब्जे में लेता है। फिर शरीर उसी तरह काम करता है। बचपन से ही जो बात बताई जाती है कि यह बहन है, यह माँ है, तो इसका असर हम बड़े पैमाने पर पुरुषों में बड़े होकर भी देखते हैं। इससे यह बात समझ में आती है कि हमारे परिवार के अंदर अगर बचपन से एक संतुलित सोच डाली जाए तो उसका असर पूरी जिंदगी भर रहता है। बचपन से की गई काउंसलिंग का प्रभाव क्या बदलाव ला सकता है, आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक अस्पताल में 4 बच्चे पैदा हुए, एक हिंदू का बेटा था, एक मुस्लिम का था, एक सिख का था, एक ईसाई का था। 4 माओं की कोख से पैदा हुए उन चारों बच्चों को अदल बदल कर दीजिए। सिख का बच्चा मुस्लिम के घर, मुस्लिम का बच्चा हिंदू के घर, हिंदू का बच्चा ईसाई के घर और ईसाई का बच्चा सिख के घर। उन माँ बाप को नहीं पता कि बच्चों को बदल दिया गया है। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? जिस परिवार में उनकी परवरिश होगी वही बन जाएंगे, क्योंकि पैदा होते वक्त तो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होता नहीं है। उसकी परवरिश हम करते हैं। धीरे धीरे हम उसे हिंदू बना देते हैं, धीरे धीरे हम उसे मुसलमान बना देते हैं, धीरे धीरे हम उसे सिख बना देते हैं, धीरे धीरे हम उसे ईसाई बना देते हैं। फिर एक दिन वह कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। ऐसे ही तो सारे लोग बनते हैं। कोई और तरीका नहीं है हमारे बनने का। कुदरत तो हम सबको इंसान के रूप में ही भेजती है। परवरिश से अगर इतना फर्क पड़ जाता है कि जन्म तो हमारा हिंदू के परिवार में हुआ, लेकिन परवरिश हमारी मुसलमान के परिवार में हो गई, तो हम मुसलमान बन गए। अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि आमतौर पर बच्चे के मन में काउंसलिंग का ये काम उसकी माँ करती है, लेकिन माँ की जो सोच होगी वही तो वह बच्चे में डालेगी। और माँ की सोच कैसे बदलती है? माँ की सोच माँ नहीं बदलती। उसकी सोच तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में जिस तरह का सिस्टम होता है, वह सिस्टम ही माँ की सोच को प्रभावित करता है। बचपन में वह ऐसा नहीं सोचती। जवानी में हर माँ की सोच दूसरी तरह की होती है, लेकिन जब इस समाज और परिवार के सिस्टम से टकराते टकराते वह जीत नहीं पाती है, तब वह समझौता करती है। सोचती है कि अब तक जो मैंने संघर्ष किया, जो मैंने समझौता किया, वह अगर आगे भी करना पड़ गया तो वह उस हिसाब से अपने को ढाल लेती है। बच्चे की सोच बदलेगी माँ, और माँ की सोच कहां से प्रभावित होती है? सिस्टम से। इसीलिए समाज के अंदर का सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, माँ की सोच नहीं बदल सकती। माँ की सोच नहीं बदलेगी तो चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, उसकी सोच को बदलना बहुत कठिन काम है। इसलिए अगर हम मूल में आकर देखते हैं तो उसका मूल कारण सिस्टम ही है। सोच या मनोविज्ञान किस प्रकार तैयार होता है, उसे आप इस बात से बेहतर समझ पाएंगे कि हमारे दोस्तों की बात हमें बुरी नहीं लगती। सामान्यतः हमें पति की बात बुरी लगती है। एक ही बात को अगर एक समय में पति भी कह रहा हो और हमारी दोस्त भी कह रही हो, तो दोस्त की बात समझ में आती है, पति की कम आती है। ऐसे ही अगर एक बात को एक ही समय पर पत्नी कह रही हो और पुरुष का दोस्त कह रहा हो, तो दोस्त की बात समझ में आ जाती है, पर पत्नी की कम समझ आती है। क्योंकि दोस्ती के बीच में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की डिग्निटी, एक दूसरे की कमी और एक दूसरे की अच्छाई, सभी के साथ हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। परंतु रिश्तों में हम ऐसा नहीं करते, और रिश्ते में जब हम समझना बंद कर देते हैं तो संवाद की गुंजाइश खत्म हो जाती है, और जब संवाद खत्म हो जाता है तो वह विवाद को जन्म देता है। क्योंकि आप समझना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ ऑर्डर देना चाहते हैं, और इस विवाद से एक सत्ता का जन्म होता है। अगर ऑर्डर स्त्री दे रही हो तो स्त्री सत्ता, और यदि पुरुष दे रहा हो तो पुरुष सत्ता कहलाता है। सत्ता हमेशा हर समय वर्चस्व की ओर बढ़ती है, वह किसी को दबा करके ही पैदा होती है। हमारे समाज में भी सिस्टम समय समय पर बनते रहे हैं और बिगड़ते रहे हैं। अलग अलग समाज में अलग अलग सिस्टम रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि पुरुष वर्चस्व का सिस्टम सदैव हावी रहा है, और इस पितृसत्तात्मक सोच की वजह से ही पुरुषों ने हजारों सालों से महिलाओं को दोयम दर्जे का इंसान बना रखा है। उसके बीच में से नई नई प्रतिभाएं निकली हैं।
लेकिन ये भी बात सच है कि आज की परिस्थिति में महिलाओं को जहां मौका मिला है, उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी बौद्धिक क्षमता पुरुषों से हमेशा आगे जाकर के खड़ी हुई है। अगर आप मातृसत्तात्मक सिस्टम बनाओगे तो इससे गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है, और अगर आप आज के पितृसत्तात्मक समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहोगे, तो इससे भी गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आज हम जहां खड़े हैं, वहां से हमें एक बैलेंस सिस्टम को बनाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे रिश्ता पिता और पुत्री का हो, माँ और पुत्र का हो, पति और पत्नी का हो, जितने भी तरह के रिश्ते हैं, दोस्ताना जो रिश्ता है, जहां हम एक दूसरे की कमियों खामियों को बर्दाश्त करते हैं और एक दूसरे की अच्छाई की तारीफ भी करते हैं, वह रिश्ता अगर हम बना पाते हैं तो सारे दायित्व और सारी जिम्मेदारियों के बावजूद हमारी जिंदगी ठीक चलती है। जिंदगी में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। एक ही परिवार में बहुत तरह के रिश्ते होते हैं। मुझे लगता है कि इन सभी रिश्तों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। वो एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें संवाद की गुंजाइश बनती है, और संवाद एक ऐसा रास्ता है जहां समझने समझाने की गुंजाइश बनती है। उसी गुंजाइश से हम एक दूसरे को समझ करके एक दूसरे की सोच को बदल सकते हैं, और यह संवाद अगर स्थापित होगा तो परिवार में यकीनन ही सुकून रहेगा। अन्यथा जब आप हर तरफ से लड़ करके, भाग करके परिवार में जाते हैं, तो आपको परिवार में भी सुकून नहीं मिलता है। मेरा अनुभव है, जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, 90% लोग जो आज परिवार में रहते हैं, उनके मन में कभी ना कभी परिवार छोड़ देने का विचार जरूर आता है। दूसरी जगह जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है, फिर वह मजबूरी में लौट कर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोच के लेवल पर एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है। उसके मूल में जो दोस्ती का रिश्ता है, वह कारगर है। मेरा मानना है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में मैत्री भाव को लाने की जरूरत है। इससे हमारा मनोविज्ञान तैयार होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिससे हम ऑपरेट होते हैं, वह तैयार होता है। उसकी शिक्षा अगर हम बचपन में ही बेटे और बेटियों को देते हैं, या फिर जहां भी हम खड़े हैं, अगर हम ये शिक्षा देते हैं, तो इससे सबकॉन्शियस में बदलाव होगा। आजकल महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, और इस सोच को विकसित करने का प्रयास किया जाता है कि ऊपर वाले ने महिलाओं को खूबसूरत बनाया तो हम क्या करें, महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती है जिसे देखकर पुरुषों के अंदर उत्तेजना बढ़ती है। वैज्ञानिक तर्क दिया जाता है कि पुरुषों के अंदर जो हार्मोन है, वह इस तरह का है कि उसके अंदर उत्तेजना जल्दी पैदा होती है। उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है? महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर हैं, ईश्वर ने उन्हें ऐसा ही बनाया, इसमें पुरुषों का क्या दोष है? महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे तर्क सामान्य तौर पर आज हमारे समाज में प्रचलित हैं, और जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो वहां भी इन तर्कों पर बात होती ही होगी। रिश्तेदारों से मिलेंगे तब भी सुनते ही होंगे। हाई सोसाइटी हो, मिडिल क्लास हो, पढ़े लिखे लोग हो, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हो, यह एक तरह की सोच बनी हुई है। उदाहरण के लिए मैं बार बार कहता हूं, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में एक लड़की के साथ अगर रोजाना कुछ लड़के छेड़छाड़ करते हैं तो जल्दी कोई कुछ नहीं बोलता। पर जिस दिन वो पलटकर थप्पड़ मार देती है, तो पूरे गांव और मोहल्ले में कोई यह नहीं कहता कि बहुत बहादुर लड़की है, बल्कि इसके विपरीत हर आदमी यह बोलता है कि बहुत उड़ रही है, बहुत तेज बन रही है। जब वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती है तो उसकी क्षमता देखते ही वे लोग उसे झुकाने के लिए तमाम तरह के माहौल तैयार करते हैं। उनके परिवार वालों पर दबाव बनाया जाता है कि अपनी बेटी को संभाल लो, क्योंकि वह जवाब देना सीख रही है। मेरा आपसे कहना है, ये जो तर्क है कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर हैं, ये गलत है। कमजोर का मतलब क्या होता है? जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। आप पुरुष का हार्मोन कंट्रोल नहीं होता है तो कमजोर आप हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो कमजोर आप हैं। यह आपकी कमजोरी की निशानी है। इसलिए इस परिभाषा को बदलना पड़ेगा कि कमजोर किसे कहते हैं और मजबूत किसे कहते हैं। मजबूत आदमी महात्मा गांधी थे, जिनके अंदर यह हिम्मत थी कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दे और उसे सहन करे। हमला करना मजबूती नहीं होती है। आज अगर समाज चल रहा है, सृष्टि चल रही है, तो महिलाओं की मजबूती के दम पर चल रही है। महिलाओं के अंदर जो सोच पैदा होती है वह समाज को देखकर पैदा होती है, और आज जो सोच हमारे समाज में विकसित है, वह पुरुषों की दी हुई है।
इसलिए पुरुष के अंदर जो सोच है वही महिला के अंदर भी जा रही है। हमारे घर में जब बच्चे पैदा होते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, आप देखेंगे कि 12 साल की उम्र तक बेटी के अंदर ज्यादा काबिलियत होती है, ज्यादा सक्रियता होती है। बेटी के अंदर ज्यादा करुणा होती है। हर काम को वह दौड़ दौड़ कर करती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हम आप उसके अंदर डर डाल देते हैं। मेरा बहुत साफ मानना है कि जितनी महिलाएं डरती हैं, उससे 10 गुना ज्यादा पुरुष डरते हैं अपनी बेटी को लेकर, अपनी मां को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर। क्योंकि वह समाज की हकीकत को जानते हैं। महिलाएं शायद पुरुषों की मानसिकता को उतना नहीं जानती हो, पर हर पुरुष दूसरे पुरुष की मानसिकता को जानता है। वह समझता है और शायद इसलिए उसी डर के कारण वह धीरे धीरे अपनी बेटी को, अपनी बहन को दबाना शुरू करता है। मानसिक तौर पर सुबह से लेकर रात तक 100 बार टॉर्चर करता है और अंततः वह इसे स्वीकार लेती है। इसलिए ही यह सोच बनती है। आप लोगों को याद हो तो गांव में कहीं किसी के पैर बड़े न हो जाए, इस डर से उसे बचपन से ही जूता पहनाया जाता था। हम देखते हैं कि हम सबकी शारीरिक बनावट अलग अलग है। परिस्थितियां बस पैदा हुई हैं कि पंजाब का आदमी लंबा होता है, मणिपुर का छोटा होता है, और परिस्थितियों से हमारी शारीरिक और मानसिक बनावट बनती है। अधिकतर घरों में आपने ये देखा होगा कि एक बेटी अपनी माँ से यह जिद करती है कि दुकान तक तो चले जाने दो, सहेली के साथ बाहर घूमने जाने दो, बाजार तक तो चले जाने दो। बाप तैयार नहीं होता, भाई तैयार नहीं होता। भाई को डर क्यों लगता है? बाप को डर क्यों लगता है? उसके अंदर हिम्मत क्यों नहीं पैदा होती? दरअसल पुरुषों के डर के मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण समाज की पितृसत्तात्मक सोच है। बाप भाई पति को लगता है कि अगर उनकी बेटी बहन पत्नी बाहर जाती है, बाजार जाती है, पढ़ने के लिए कहीं दूर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाती है, तो वहां वो अपने पुरुष दोस्त से बात करेगी, अपनी मर्जी के किसी और लड़के से मिलेगी, जिससे समाज में उनकी बदनामी होगी, समाज के लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। माँ तो फिर भी बेटी को बाहर भेजने की हिम्मत करती है, मगर भाई बाप पितृसत्तात्मक सोच के कारण गैर क्या कहेंगे ये सोचकर अपनी ही बेटी बहन पत्नी को घर में कैद कर देते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपनी बेटी बहन पत्नी पर विश्वास करना चाहिए, न कि झूठी इज्जत की खातिर उनकी आजादी पर रोक लगानी चाहिए। दूसरा कारण घर की महिला की सुरक्षा का होता है, क्योंकि पुरुष समाज की हकीकत को जानता है, सिस्टम की हकीकत को जानता है, वह पुरुषों की मानसिकता को जानता है। आए दिन अखबार में महिलाओं के साथ होने वाली हैवानियत की खबरें पढ़ता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुरुषों के अंदर एक तरह का डर घर कर जाता है, और यह डर पैदा करने वाले भी पुरुष ही हैं। इसलिए इसका समाधान भी पुरुषों को ही निकालना पड़ेगा। मेरा कहना है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं चाहिए। आप पुरुष अपने दिमाग की सुरक्षा पैदा कर लो। अगर बाप हो तो हिम्मत के साथ जैसे बेटे को बाहर भेजते हो, वैसे ही बेटी को भी बाहर भेजने की हिम्मत पैदा कर लो। अपने आप समाज के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पुरुष अपने अंदर के डर को खत्म कर ले। वह डर निकलेगा कैसे? चाहने से तो नहीं निकलेगा। माहौल चाहिए उसके लिए, और वह माहौल एक व्यक्ति नहीं बना सकता। उसके लिए सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हिम्मत करके बेटी को बाहर भेज देते हैं और कल कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो जाएंगे और बोलेंगे कि तुम बहुत बनते थे ना, देखो क्या हो गया। मेरा मानना है कि परिवार के अंदर सबसे पहले बाप को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पुरुष को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सीधे सीधे मैं कहता हूं कि अपने अंदर का डर निकालो और डर निकालने के लिए प्रयास करो। सबके घर में महिलाएं हैं, उनको बाहर भेजो। देखो धीरे धीरे डर कैसे निकलता है, और फिर भी अगर डर लगता है तो किन वजहों से लगता है, उस वजह को ठीक करने के लिए सामूहिक प्रयास का प्रयत्न करो। छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। उस समस्या का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, और ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है इस बात को स्वीकार करो कि बीमारी है। बीमारी महिलाओं में कम है, पुरुषों में ज्यादा है। पुरुषों में ज्यादा डर है, और उस डर को कैसे निकाला जा सकता है, उसका रास्ता ढूंढो। मेरा आपसे निवेदन ये है, खासतौर से पुरुषों से, आप अपने आसपास बात करो कि यह जो हम लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। आपस में डिस्कशन शुरू करो। बाहर वालों की जरूरत नहीं।
सिर्फ दोस्तों, रिश्तेदारों का जो भी शकील है उनसे बात करो कि अपने अंदर हर समय जो डर लगा रहता है उसे कैसे ठीक किया जाए। अपराधियों से उतना डर नहीं लगता, लेकिन अपनी बेटी को लेकर, अपनी माँ को लेकर, अपनी बहन को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर के हर समय डर लगा रहता है। ये डर सभी पुरुष अपने दिल और दिमाग से कैसे निकाल पाएंगे? इसका उपाय सोचो, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ जब रास्ता बनाओगे, महिलाओं के लिए रास्ता खुद ही बनता चला जाएगा। उससे ही वह नई ऊर्जा पैदा होगी जिससे उनके भी आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा। परिवार एक प्रयोगशाला है। जिस परिवार में जिस तरह की मानसिकता होती है, उस परिवार से आमतौर पर उसी तरह की मानसिकता बेटे बेटियों के अंदर पैदा होती है। इसलिए आज जो सोच उनके अंदर आप देखते हैं, वह हमारी दी हुई है, पुरुषों की दी हुई है, हमारे परिवार की दी हुई है। अगर परिवार की सोच बदलती है, पुरुषों की सोच बदलती है, तो आप यह मानकर चले कि महिलाएं आपसे एक कदम आगे बढ़कर हर एक क्षेत्र में काम करके दिखा सकती हैं। उनके अंदर यह कुदरती क्षमता है। ये बात पुरुषों को समझने की जरूरत है। सबसे पहले पिता को पुरुषवादी मनोस्थिति को बदलने का प्रयास करना होगा। सोच बदलने के लिए बचपन से ही बेटी और बेटा बराबर हैं, यह उनमें मानसिकता लाने की जरूरत है। शरीर से मजबूती नहीं आती, इस बात को आप समझ लो। शरीर सहयोगी है, लेकिन मजबूती शरीर से नहीं आती है। मजबूती हमारी सोच से आती है। आपको बहुत ही पतला दुबला इंसान भी वह काम करके दिखा देगा जो पहलवान नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूती जो होती है वह सोच से आती है। बेटी हो या बेटा, बचपन से ही उसकी मनस्थिति को हमें मजबूत करना होगा, उसकी सोच को मजबूत करना होगा। पहले परिवार के अंदर, दूसरा स्कूल के अंदर। मैं इस बात से सहमत हूं कि बच्चों के मन में किसी भी चीज को लेकर एक जिज्ञासा होती है। स्वाभाविक है कि वह क्या है, वह कैसे है, वह क्यों है। जितना आप बच्चों को, लड़के लड़कियों को अलग करते हो, उतना ही अकेले में पुरुष के अंदर महिलाओं को जानने की और महिलाओं के अंदर भी पुरुष को जानने की इच्छा पैदा होती है। चूंकि हमारे यहाँ सामूहिक तौर पर और सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के साथ बैठने का अवसर नहीं है, जानने का अवसर नहीं है, इसलिए लोग गुप्त तरीके की उस तलाश में रहते हैं कि अकेले में कोई लड़की मिल जाए, अकेले में कोई लड़का मिल जाए, एकांत जगह मिल जाए। दिमाग ऐसी चीजों की फिराक में रहता है और प्लान करता रहता है कि कब ऐसी परिस्थिति बने और मैं उसके नजदीक जाऊं। इसके लिए हमें लड़के लड़कियों का स्कूल में साथ साथ बैठकर पढ़ाई की बात को बढ़ावा देना होगा। इसलिए मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि लड़के लड़कियों को साथ साथ परवरिश की जरूरत है। उसमें निगरानी भी जरूरी है, जिससे कि उनको गाइड किया जा सके और सही दिशा दी जा सके। मेरा मानना है कि समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के लिए, एक संतुलित समाज बनाने के लिए सामाजिक सोच बदलने के साथ साथ उनकी आर्थिक क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि महिलाओं का आर्थिक रूप से कमजोर होना महिलाओं की वर्तमान स्थिति का दूसरा बड़ा कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि सोच के साथ साथ अगर आर्थिक व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया तो केवल सोच बदलने से काम नहीं चलेगा। दोस्ती भी आमतौर पर वही कामयाब होती है जिसमें थोड़ी बहुत बराबरी हो। आप अपने दोस्ती के शकील को तलाशो तो दोस्ती होती बहुत लोगों से है, पर चलती उन्हीं से है जिनसे थोड़ा बहुत आर्थिक मिलान हो, थोड़ा बहुत वैचारिक मिलान भी हो। अपने से ज्यादा या कम वालों से दोस्ती बनती तो है, पर टिकती कम है। इसलिए जरूरी है कि समाज के अंदर आज महिलाओं की जो स्थिति है, उसको ठीक करने के लिए सामाजिक सोच बदलने के साथ साथ उनकी आर्थिक क्षमता को भी बदलना पड़ेगा। हमारे समाज में एक महिला का पुरुष के प्रति जो लगाव है, वह प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारणों के अलावा आर्थिक कारणों से भी जुड़ा है। चाहे अनचाहे एक प्राकृतिक लगाव के अलावा एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि कल हमारी जिंदगी इसी के भरोसे चलनी है। बेटा क्या करता है, वह एक अलग मसला है, पर अगर बेटा हमसे विद्रोह कर लेगा तो मेरी जिंदगी का क्या होगा। बेटी के लिए हर समय यही मन में रहता है कि बेटी पराई है, इसे किसी न किसी के घर जाना है। मेरा यह मानना है कि महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनकी आर्थिक क्षमता को बदलना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। वह चाहे नौकरी से मिलती हो, चाहे वह जमीन जायदाद में मिलती हो, चाहे वह बैंक बैलेंस के रूप में मिलती हो, जैसी भी संपत्ति हो, महिलाओं की भी आर्थिक मजबूती जरूरी है। आर्थिक मजबूती न होने की वजह से महिलाओं की बात छोड़ दो, पुरुषों को भी बहुत सारी मजबूरियों को झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है।
हमारी जिंदगी का संचालन करने में आर्थिक व्यवस्था एक अहम प्रश्न है और इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि समाज के अंदर हर पुरुष को और हर महिला को, वह किसी भी जाति से हो, किसी मजहब से हो, किसी क्षेत्र से हो, किसी भी भाषा से ताल्लुक रखते हो, एक न्यूनतम आर्थिक गारंटी होनी चाहिए। अगर एक सभ्य समाज है, एक विकसित समाज है, तो एक मिनिमम आर्थिक गारंटी होनी चाहिए और दूसरा हर स्त्री पुरुष की देश के प्रति एक न्यूनतम जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसे इतना मिलेगा ही मिलेगा और उसे इतना करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसका ज्ञान, उसका विज्ञान उसके आगे लागू होना चाहिए और भविष्य में यकीनन ही मिनिमम आर्थिक गारंटी से स्त्री पुरुष के संबंधों में बराबरी का रास्ता भी खुलेगा। मनोवैज्ञानिक व आर्थिक कारणों के अलावा तीसरा महत्वपूर्ण कारण है राजनैतिक कारण, क्योंकि वह सूत्रधार है इन सारी चीजों के पीछे। जब तक वो नहीं बदलेगा, आर्थिक सिस्टम नहीं बदल सकता। आर्थिक सिस्टम नहीं बदलेगा तो माँ की सोच नहीं बदलेगी, माँ की सोच नहीं बदलेगी तो परवरिश नहीं बदल सकती, और अगर परवरिश नहीं बदलेगी तो समग्रता में बदलाव का रास्ता नहीं बनेगा। इसलिए इन कारणों को समझना जरूरी है और इन कारणों की तह में जाकर जो इनके मूल कारण है उसे बदलना जरूरी है। उसी बदलाव से नया रास्ता बनेगा, नया समाज बनेगा, नई सोच बनेगी और एक संतुलन के साथ, चाहे परिवार हो या समाज, उस खुशहाली का, उस आनंद का जिनकी हम सब तलाश में हैं, उसका भी रास्ता बनेगा। कुदरत ने हम सभी को आर्थिक रूप से बराबर नहीं बनाया, लेकिन एक परिवार में बैलेंस थ्योरी चलती है, चाहे अमीर का परिवार हो, चाहे गरीब का परिवार हो। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी परिवार को आप देख लें, उस परिवार में अगर नमक रोटी बनी होगी तो वह परिवार के सभी सदस्यों को दी जाएगी। त्योहार पर खीर पूरी बनेगी तो भी वह सबको दिया जाएगा। ये तो स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। मैंने इस दुनिया में कोई ऐसा परिवार नहीं देखा जहां अपवाद नहीं होते हो। अपवाद हर चीज के होते हैं, लेकिन उस परिवार में अगर 12 तरह की सब्जी बनी हो, थाली में 20 तरह की कटोरियां रखी हो, तब भी उस परिवार में वह सबको मिलेगा, और अगर नमक रोटी है तब भी उस परिवार में सबको मिलेगा। परिवार इसीलिए चल रहा है क्योंकि परिवार एक ऐसा सिस्टम है जहां हर एक स्थिति परिस्थिति में अपने परिवार के सदस्यों के प्रति वह एक न्यूनतम गारंटी की व्यवस्था करता है। ये जो न्यूनतम गारंटी की व्यवस्था है, इसको देश के अंदर लाना ही पड़ेगा, तभी एक बैलेंस दृष्टिकोण पैदा हो सकता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए मर मिटने को क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वह सुख में होगा या दुख में होगा, अच्छे में होगा या बुरे में होगा, परिवार उसकी जिम्मेदारी लेता है, पर देश नहीं लेता। इसीलिए देश के प्रति जज्बाती लगाव तो लोगों में होता है, पर स्थायी लगाव नहीं होता। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर देश अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम आर्थिक गारंटी की व्यवस्था करता है तो इससे लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम भाव और मजबूत होगा। बच्चों से कहा जाता है कि देश के बारे में सोचो, पर बहुत सारे लोग जो देश के बारे में सोचते हैं, वह असल में देश के बारे में नहीं सोचते, वह अपनी राजनीति एवं वोट के लिए देश का नाम लेते हैं। अगर ये देश परिवार की तरह देश के लोगों की न्यूनतम जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर इस देश में किसी को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार को कोई और जिम्मेदारी निभाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे परिवार हमारा है, वैसे ही देश सबका हो जाएगा। उसमें अपने आप वह भावना पैदा हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री पुरुष संबंधों को अगर बदलना है तो दृष्टिकोण बदलना होगा, चाहे वह पुरुष सत्ता हो या महिला सत्ता हो। समाधान इसका यही है कि दृष्टिकोण में संतुलन पैदा किया जाए। जैसा हम आप सब जानते हैं कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, एक वह जिसको आप बता करके, समझा करके, काउंसलिंग करके, ज्ञान अर्जित कर उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमें परिवार के अंदर भी, स्कूल के अंदर भी सोच को बढ़ाना है, विकसित करना है। एक सही सोच को विकसित करना है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो गलत तर्क चलते आ रहे हैं, उसको हमें तोड़ना है। जैसा हम सब जानते हैं कि पहले लड़कियां बाहर स्कूल नहीं जा सकती थी, कुछ हो जाएगा, ये डर था। यह महिलाओं को नहीं, पुरुषों को डर था। आज उसी देश के अंदर करोड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चियां स्कूल जाती हैं। आज अगर आप किसी भी गांव में चले जाओगे, हर गांव की सड़क पर आपको छात्राएं साइकिल से स्कूल जाती हुई दिख जाएंगी। पहले अगर गांव में कोई महिला साइकिल चला दे तो अजूबा समझा जाता था। आज यह आम बात है। हमने अपनी सोच को तोड़ा, हिम्मत पैदा हुई,
कभी गांव में एक लड़की गई तो उस पर सवाल पैदा हुआ, 2 गई होंगी तो सवाल पैदा हुआ होगा, आज 10 जा रही हैं। आज जो लड़की स्कूल नहीं जा रही है, गांव वाले उसके बाप से खुद बोलते हैं कि तुम अपनी बेटी को रोक रहे हो। आज माहौल बदल गया, सोच बदल गई। यह माहौल का असर होता है और इस माहौल को बनाने के लिए सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है माहौल को बनाने में। इसलिए आज इस देश के अंदर लड़कियों के एजुकेशन की गारंटी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। इस देश की हर बेटी को पढ़ाने की गारंटी सरकार को लेनी होगी, उसके माँ बाप चाहे या न चाहे। महिलाओं की शिक्षा अनिवार्य करनी पड़ेगी, उससे सबके दिमाग पर एक दबाव बनेगा। जब माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनकी हिम्मत भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है। मैं फिर कहूंगा कि अपवाद को नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तब भी बलात्कार की घटनाएं होती थीं, तब भी हिंसा की घटनाएं होती थीं, जब हमने चारदीवारी के अंदर बेटियों को बंद कर दिया था। और आज जब हजारों लाखों की संख्या में बेटियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं, नौकरी करने जा रही हैं, तब भी घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं के आधार पर सबको ताला चाबी में बंद करने की जो मानसिकता है, सच कहें तो उस मानसिकता में ताला लगाने की जरूरत है, और यह मानसिकता महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में है। इसलिए पुरुषों के दिमाग में जितनी नकारात्मक सोच है, उसमें अगर हम ताला लगाएंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं की आजादी थोड़ी बढ़ जाएगी। जैसा मैंने कहा कि इस माहौल को बनाने में स्कूल का, परिवार का हाथ है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ सरकार का है। जितने तरह के लोग आप देखते हैं जो कहते हैं कि हार्मोन की वजह से कंट्रोल नहीं कर पाते, उन सबको समाज द्वारा, सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा और सिस्टम द्वारा कंट्रोल करना पड़ता है। कुछ लोग समझाने से मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सख्ती से समझाना पड़ता है। कुछ लोगों को हिंसा करने में मजा आता है। अगर यह सब नहीं कंट्रोल हो रहा है तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके लिए 3 चीजों की सख्त जरूरत है। पहली बात, सख्त कानून बनाने की जरूरत है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, दिल्ली में हमने देखा है, निर्भया के केस के बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था को जिस तरह काम करना चाहिए, नहीं कर पा रही है। कानून बनाने के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था को ठीक करना होगा। समाज को ठीक करने के लिए इसकी जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग नियम से मानते हैं, कुछ लोग प्यार से मानते हैं और कुछ लोग भय से मानते हैं। आप आमतौर पर देखते होंगे, सड़क पर जब हम बाइक से जा रहे होते हैं और कार वाला अगर आपको हल्की टक्कर मारता है तो उतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर वही हल्की सी टक्कर रिक्शा वाले ने मारी हो तो उस पर एकदम से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आपका दिमाग यह ऑब्जर्व करता है कि इसको हम दबा सकते हैं। हमारा दिमाग इतना स्वच्छंद नहीं है, परिस्थिति को भांप कर ही अपनी प्रतिक्रिया देता है। इसलिए कड़े कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट की इस देश में बहुत जरूरत है। ये बात सच है कि पुलिस थानों में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर एक वैकल्पिक महिला पुलिस की जरूरत है और उसके द्वारा इन चीजों में सुधार होगा। अगर हम सचमुच महिलाओं की स्थिति में बदलाव चाहते हैं तो एक साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक व राजनैतिक बदलाव की प्रक्रिया को शुरू करना होगा। नई सोच ही नई स्त्री को जन्म देगी, नई स्त्री ही नए इंसान को जन्म देगी, और नए इंसान से ही नया हिंदुस्तान बनेगा।